हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने उस पे थंबनेल पे ही देखा होगा कि आज का जो सेशन वाला है होने वाला है वो होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए। तो इसमें हम फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए आप लोगों को लाए हैं। इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा वही डिस्कस किया जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में आई आप लोगों को अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग पुराने वाले लेक्चर्स को देखना चालू कर दिए, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का कुछ चेंज हुआ नहीं है, आप लोगों का सेम सिलेबस है, उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस करूंगा आप लोगों से जो एग्जाम में आती है, ठीक। और अन्यथा वह फालतू की चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है, जो भी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पढ़नी है आप लोग चले जाइए पुराने वाले लेक्चर्स पे। आप लोग ये मत समझिएगा कि सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ भी चीज़ें नहीं चेंज हुई है, सारी चीज़ें वही हैं। मैं यहाँ पे वही चीज़ें बताऊँगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है, ठीक। और वही चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा जो आपके पिछले वाले लेक्चर में हैं, ठीक। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं इसमें केवल ये डिस्कस करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है पुराने लेक्चर्स को देख लीजिए भाई। उसके बाद यहाँ पे आइए और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं केवल मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं भाई, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को निश्चित ही इसमें आप लोगों को मदद मिलेगी, क्योंकि आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग इससे पहले वाले स्टूडेंट से किसी भी प्रकार से आप लोग अगर संबंधित हैं तो आप लोग अपने जूनियर सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप उनसे पूछ लीजिए कितना अच्छे से आप लोगों की सारी तैयारी करा दी जाती है। तो आप लोग 80% स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं लेकिन वीडियो को पूरा देखते हैं, ठीक। तो अपने गुरुजी पर थोड़ा रहम कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और जो भी नोटिफिकेशन यहाँ से जा रही हैं भाई उनको आप लोग देखें, ठीक। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप लोगों को पहले पेपर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने अपना प्रैक्टिस सेट बनाया था, प्रैक्टिस सेट 1 से देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन फंसा है उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पहले इस वाले पेपर को दिखाता हूँ, उसके बाद जो एग्जाम में आया हुआ है उसको दिखाता हूँ। मैंने जो कहा था भाई इंपॉर्टेंट है और वो स्टूडेंट पढ़ के गए थे भाई, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम के, आपके पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 इसमें दिया है कि 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का 3/2 फाइम या 1.5 फाइम होता है, सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन तो ये था, लेकिन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था, बस इतना पूछा गया 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्रिया विधि से आप लोग क्या समझते हैं। इसका 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग से जो आप लोगों की दिखाई जाती है, खींची जाती है, उसको खींचिए, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें पहले वाले लेक्चर में करवाया होगा, ठीक। और करवाया भी है, ठीक, बहुत ही सिंपल वे में करवाया है। दूसरा कैसे पूछा गया था, 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन ज्ञात कीजिए। ये भी आप लोगों से पूछा गया था, टार्क इक्वेशन आप लोगों से पूछा गया है, वो भी आप लोग ज्ञात कर लिए थे, ठीक। ये तो हमारे दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। अब क्या कहा इसमें, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसी एक प्रकार के स्टेटर का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन तो नहीं आया था लेकिन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि की व्याख्या कीजिए। स्पीड कंट्रोल मेथड भी आया था भाई, अभी आप लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे जैसा कि यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। टार्क स्लिप कर्व रोटर ये सारी चीज़ें तो आई हुई हैं, अभी आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे गुण और दोष की बात की गई थी, गुण और दोष तो आया नहीं था। और यहाँ पे निम्नलिखित टिप्पणियों का वर्णन कीजिए। वर्णन में कुछ आया नहीं था भाई, यहाँ से मैं अपनी कोई वो नहीं कर रहा हूँ, जो आया है अभी आप लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेपर को दिखा देता हूँ। यहाँ से प्रैक्टिस सेट 2 मैंने बनाया था। यहाँ से मैंने कहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना को ज्ञात कीजिए, जो कि नहीं आया था। अगर आएगा अभी प्रैक्टिस सेट 3 को दिखाऊंगा, इसमें प्रैक्टिस सेट 3 नहीं लाया हूँ, अभी उसको भी दिखाऊंगा। ये भी क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। सार्वत्रिक मोटर की संरचना व प्रचालन विधि यानी कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन आया था कि संधारित्र प्रारंभ, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, ठीक। और इसको पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिए और उसके बाद मैं पेपर को दिखा रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए अब मैं आप लोगों के पेपर को ला रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन यही आप लोगों के एग्जाम में, अब पहला क्वेश्चन तो यही आया था, इसमें 2 भागों को करना होगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीजें कह रही है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की क्रिया विधि की चाबी स्टेटर संरचना एवं 3 फेज वाइंडिंग को खींचिए। 3 फेज वाइंडिंग को खींचने का मतलब वही था मेरे भाई, जो मैंने आप लोगों के तीसरा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है,
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को बताया है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के जो मैंने इसमें बताया था, आप लोग प्रैक्टिस सेट में दिया था, वह क्वेश्चन तो इसी से आ गया था। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्लिप समीकरण के लिए लिखे, जो कि हमने उसमें एक नंबर में पूछा भी था। एक नंबर में मैंने स्टूडेंट से बोला था कि स्लिप का फार्मूला यहाँ पे बताइए, स्लिप का वर्णन कीजिए। देखिए स्लिप के लिए मैंने पूछा था। ठीक, तो यहाँ पे स्लिप के लिए पूछा गया है, स्लिप के लिए समीकरण उसकी व्याख्या कीजिए, स्लिप के मानों की रीतिगत इंडक्शन मोटर के लिए कीजिए। ठीक है, तो इसमें स्लिप का मान वही जो मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट करके बताया है कि कितने पे हमारा इंडक्शन मोटर 0 पे क्या होगा, IM के पे क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसमें कराया है। ठीक है, जो हमारे नए लेक्चर हैं अभी सिंगल फेज के और 3 फेज इंडक्शन मोटर के, वो करा दिया है। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों को मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर को इसलिए डिटेल में पढ़ाया भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा देखेंगे अभी आप लोग। ठीक, अब कहा जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए पावर फ्लो चित्र को आरेखित कीजिए, जो कि मैंने नहीं करवाया था। स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों कर लिया था भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का टार्क इक्वेशन, जैसे मैंने बताया कि टार्क खींचिए, एक होता है स्थिर जोन और एक होता है अस्थिर जोन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टेबल और अनस्टेबल जोन की बात की जा रही थी। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया था भाई। ठीक है, तो ये दोनों स्टूडेंट तो कर लिए थे। अब आगे चलते हैं। यहां से हमने कहा 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए नियंत्रक यानी स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, इसको बता दीजिए। तो स्टार्टर के लिए मैंने बोला था, स्टूडेंट सभी से बोला था कि एक स्टार्टर आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों से स्टार डेल्टा स्टार्टर पूछा गया था, जो कि बहुत ही सिंपल था, सभी ने बनाया था। और ऐसे ही नहीं 40 नंबर आया था भाई, सभी स्टूडेंट का 40 नंबर 45 नंबर ऐसे ही नहीं आया था। उन लोगों ने मेहनत किया था मेरे साथ, और खुद भी मेहनत किया था, और आप लोगों से भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी मेहनत करना चालू कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया है भाई, एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया था उन लोगों से, उन लोगों ने भी सारे पेपर को हल किया था भाई। उन लोगों ने बताया था कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही सहायता मिला, आप लोग आपके जो वीडियोस हैं उनको देखने से मुझे बहुत सहायता मिली, और आपकी वजह से मैं पास हो गया। मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मेरी वजह से नहीं, ये आपका मेहनत था, मेरा मार्गदर्शन था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आया था 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की व्याख्या कीजिए, जो कि मैं आप लोगों को उन लोगों को पहले ही करा दिया था, सारी चीजों को मैंने उन लोगों को करा दिया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से कहा ना, ये क्वेश्चन उन लोगों से बोला था कि भाई इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख के जाओ, इसको आप लोग जरूर देख के जाओ। इसमें क्या था, सेलिएंट पोल टाइप का सिंक्रोनस मोटर के लिए उसकी संरचना यानी सेलिएंट पोल टाइप का जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसमें भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 फेज वोल्टता किस प्रकार उत्पन्न की जाती है, ये तो उन लोगों को समझ में नहीं आया था, मेरे भी समझ में नहीं आया था, तो ये दोनों क्वेश्चन कर लिए थे वो लोग। ठीक, अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, इस सिंक्रोनस में आप लोगों को इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखेंगे। ईएमएफ इक्वेशन पूछा गया था इसमें सिंक्रोनस मोटर का, जो कि आप लोगों उन स्टूडेंट्स ने किया था। ठीक, और चलते हैं पांचवें पे चलते हैं। तो पांचवें पे बहुत ही सिंपल आया था, एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को रोकने की विधि को ज्ञात कीजिए। तो ये अभी तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अभी प्रैक्टिस सेट बनाया था। ठीक है, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का अभी नहीं बनाया था, लेकिन उन लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा उसमें टेलीग्राम पे भेज दिया था। ठीक है भाई, तो उन लोगों ने उस सारी चीजों को कर लिया था, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। ठीक, एक सिंक्रोनस मोटर के हंटिंग को जब मैं बताऊंगा तो आप लोग बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ेंगे। सिंक्रोनस मशीन को ठंडा करने की विधि को मैंने बताया था उन लोगों को, और यहाँ पे परमानेंट जो स्टेपर मोटर होती है, परमानेंट स्टेपर मोटर जो होती है, उसका संरचना फीचर, उसकी क्रिया विधि को भी मैंने उन लोगों को बहुत ही अच्छे वे में बताया था। तो आप लोग ये ना सोचिए कि बस ऐसे ही फालतू में सारी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, चलिए भाई, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग भी सोचते होंगे क्या डिस्कस कर रहा है। ठीक, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं सभी स्टूडेंट गाली देते हैं, गाली देना अच्छी बात है भाई, अपने टीचर पे गुस्सा होना चाहिए, मैं भी होता रहा हूँगा, और मैं भी गुस्सा करता हूँगा, और इसे आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर फालतू में गुस्सा करोगे तो आप लोगों के लिए ही नुकसानदायक होगा। ठीक, चलिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या एफएचपी मोटर भी इसे कहते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एफएचपी मोटर इसलिए कहा जाता है, फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत छोटी मोटरें होती हैं, क्योंकि ये छोटी मोटरें होती हैं, यानी जिसको हम बोल सकते हैं 5 HP की मोटरें लगभग होती हैं इसमें। ठीक, आप देखेंगे इसका थ्योरी को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखना है, व्यावसायिक और घरों में उपयोग किए जाने वाली छोटी विद्युत मोटरें सिंगल फेज सप्लाई पर प्रचालित होती हैं। यानी जो घरों में आप लोगों के घरों में जो भी मोटरें प्रचालित हो रही हैं, उसे हम कौन सी मोटर कहेंगे, सिंगल फेज की
मोटर कहेंगे। ठीक, अतः इन्हें सिंगल फेज मोटर कहते हैं। यदि सिंगल फेज मोटर छोटी व कम एचपी की हो तो इस प्रकार की मोटरों को एफएचपी मोटर कहते हैं। ठीक है, यानी 5 एचपी से कम की मोटरों को हम क्या कह सकते हैं, एफएचपी मोटर कह सकते हैं। अब यहाँ से चलिए आइए भाई यहाँ पे। ठीक, यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है कि मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हजारों सालों से मैं बताता आ रहा हूँ। ठीक, चलिए आप लोग जानते भी होंगे कि जो मोटर होती है क्या करती है, यह क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक, जैसे कि आप लोगों ने घरों में आटा चक्की चलाने वाली मशीनों को देखा होगा, उसे वो सब किससे चल रही है, सिंगल फेज की मोटर से चल रही है। ठीक, एफएचपी मोटर 1 किलोवाट से कम क्षमता की होती है, यानी ये जो एफएचपी यानी फ्रिक्शनल हार्स पावर मोटर होती हैं 1 किलोवाट से कम क्षमता की होती हैं। एफएचपी मोटरों की स्पीड जो होती है 1700 से 1800 आरपीएम तक होती है। बहुत ही आप लोग देख सकते हैं इतना 1700 से 1800 आरपीएम आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और जो सिंगल फेज की इंडक्शन मोटरें होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम स्टार्टर का यूज कर लेंगे। ठीक, स्टार्टर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, 3 प्रकार के स्टार्टर 4 प्रकार के आप लोगों को बताया है। आप लोगों के बुक में 3 प्रकार के स्टार्टर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके अनुप्रयोग को देख लीजिए, यानी इसका क्या एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। एफएचपी मोटरों को एप्लीकेशन को सिलाई मशीन में यानी सिंगल फेज की मोटर को यूज करते हैं। मिक्सर में हम कर लेते हैं, कूलर में, जल पंप में, सीलिंग फैन में आदि में इसका प्रयोग कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं भाई। अब इसके एडवांटेज की बात की जाएगी, यानी इसकी जो यहाँ पे हम अपेक्षा कर लेते हैं एक दूसरे से कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा गुण, यानी जो हमारे सिंगल फेज का यहाँ पे कंपेयर करवा रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा। ठीक है, चलिए यानी जो हमारे इसकी जो दक्षता होती है कम होती है किसके कंपेयर टू 3 फेज की अपेक्षा, सिंगल फेज की जो मोटर है इसकी जो दक्षता होती है कम होती है। इसका पावर फैक्टर भी कम होता है सिंगल फेज का। इस कम टार्क विकसित करती है, सिंगल फेज का करती है, कम टार्क विकसित करती है। स्पीड रेगुलेशन कम होता है सिंगल फेज का। सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। साइज कम होने के कारण सस्ती होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। ठीक, संरचना तो सेम टू सेम होंगी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इनका उपयोग सामान्यतः घरेलू एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में होता है। अब आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात की जाएगी, तो यहाँ पे देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए इसका मैं आप लोगों से बता दूं कि जो आप लोगों ने 3 फेज में बनाया था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को इतना तो काम कर ही सकते हो। ठीक, चलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है। कहने की बात यह है, हमने पहले इसमें बताया कि जो सिंगल फेज की मोटर होगी वो 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होगी, ये तो मैंने बताया आप लोगों को। अब किंतु यहाँ पे होता क्या है, किंतु परंतु मगर लेकिन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आप लोगों को खतरा बढ़ जाता है। किंतु इसमें सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, उसमें आप लोग 3 फेज वाइंडिंग दिखाते हैं, यहाँ पे कौन सी वाइंडिंग दिखाएं, सिंगल फेज की वाइंडिंग दिखाएंगे जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं। ठीक, कैसी फील्ड उत्पन्न करेंगी, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर स्क्वायरल केज टाइप का होता है। इसमें रोटर जो कौन सा यूज करेंगे, सिंगल फेज में कौन सा रोटर यूज करेंगे, स्क्वायरल केज टाइप का रोटर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया भाई, किसमें जो रोटर यूज किया जाता है स्क्वायरल केज टाइप का रोटर यूज किया जाता है। ठीक, तथा इसके स्टेटर में 2 वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है, एक को हम मेन वाइंडिंग बोलेंगे और एक को हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, जो सिंगल फेज पर वर्क करती हैं, ये दोनों वाइंडिंग किस पर वर्क करेंगे, सिंगल फेज सप्लाई पर वर्क करती हैं। ठीक, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, जिसे हम अपकेंद्री स्विच भी बोलते हैं, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उपयोग करते हैं जो क्या करता है, लगा होता है, जो मोटर के स्टार्ट हो जाने पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से अलग कर देती है। ठीक है, यानी जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा वो अगर मोटर हमारी स्टार्ट हो जाएगी तो जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सप्लाई से क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को केवल कंस्ट्रक्शन में लिखना था सिंगल फेज के। ठीक, आगे चलते हैं भाई। आगे इसमें थोड़ी पॉइंट्स और हैं कि इन मोटरों में स्टेटर वाइंडिंग से 2 टर्मिनल बाहर निकलते हैं। कितने टर्मिनल निकलेंगे बाहर, 2 टर्मिनल निकलेंगे। इसमें क्या है, एक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, एक निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। इसमें फिक्स पार्ट को स्टेटर और मूविंग पार्ट को रोटर कहते हैं। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब चलते हैं इसके वर्किंग पे। तो वर्किंग बहुत ही सिंपल है इसमें कि जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्या है, इसमें
इसमें मेन वाइंडिंग के साथ एक सहायक जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं या जोड़ते हैं, जो क्या होता है कि सहायक वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है को 90 डिग्री फेज एंगल पर विस्थापित किया जाता है, जिससे सप्लाई करंट देने पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसका परिणामी फाइयम तथा गति तुल्यकाली यानी सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो इसके स्टेटर में प्रत्यावर्ती फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक यानी प्रत्यावर्ती फ्लक्स मतलब अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, जो थ्री फेज की भांति सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, अतः सिंगल फेज की मोटर सेल्फ स्टार्टर नहीं होती हैं। यदि इसमें रोटर को हाथ या किसी अन्य प्राइम मूवर की सहायता से या उपकरण से स्थिर अवस्था में किसी भी दिशा में घुमा दिया जाता है तो यह उसी दिशा में घूमने लगती है। किस दिशा में? जिस दिशा में हम घुमा देंगे प्राइम मूवर की सहायता से, जिस दिशा में हम घुमाएंगे उसी दिशा में यह घूमने लगती है तथा अपने पूर्ण गति को प्राप्त कर लेती है। यानी कहने की बात यह है कि जिस दिशा में हम अपने प्राइम मूवर को जिस दिशा में हमें जरूरत होगी उस दिशा में घुमा देंगे और उसी दिशा में यह मोटर घूमने लगेगी। तो इतनी चीजें आप लोगों के वर्किंग में थी भाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग आती है तो आप लोग इतना कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात की जाती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में टार्क स्पीड अभिलक्षण। तो इसका भी आप लोगों को अभिलक्षण पूछा जा सकता है, टार्क स्पीड अभिलक्षण पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको बना लेंगे भाई। देख लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है, बस चीजें आप लोग एक बार देख लेंगे, बना लेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। इस तरफ हमारा फॉरवर्ड स्पीड होगा, इस तरफ हमारा बैकवर्ड स्पीड होगा, इस तरफ हमारा टार्क होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से हमारा कुछ इस प्रकार यानी n इक्वल टू 0 रहता है, तो इस स्थिति में हमारा चला जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, रोटेटिंग टाइप का चलेगा और इसे हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट टार्क बोलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं और यही साइड से हम भी देखते हैं। ठीक, इधर से देख लेंगे और इधर से भी हमारा चला आता है कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब यहाँ पे हम जो स्पीड लेते हैं ये पॉजिटिव स्पीड होती है, ये नेगेटिव स्पीड होती है। और इस तरीके से हम एक और यहाँ पे दिखाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? टार्क ड्यू टू फॉरवर्ड फील्ड। ठीक, और यहाँ से हम देखते हैं तो टार्क ड्यू टू बैकवर्ड, यानी दोनों के लिए हम देख देते हैं। फॉरवर्ड के लिए भी इस तरफ हमारा फॉरवर्ड होगा, इस तरफ हमारा बैकवर्ड होगा। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आप लोगों के इसमें थी। ठीक, चलिए अब मेरे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों के एग्जाम में, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे भाई। क्या कहा मैंने? इस सेशन में इस पॉइंट 5th पॉइंट में 5 पॉइंट में आप लोगों का एक क्वेश्चन फिक्स है भाई, यहाँ से ध्यान रख लीजिए। हर साल आता है तो इस साल भी आना है इसको। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग बनाने की विधियां, यानी स्टार्ट करने के लिए इसकी क्या क्या विधियां हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 चीजों को ध्यान में रख लेंगे, एक चीजें यहाँ से जरूर आने वाली है। ठीक, और 5 नंबर में आती है भाई, 5 नंबर में आती है, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, कहाँ पे मेरा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे है। ये क्वेश्चन रहा है आपका प्रतिरोध स्प्लिट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्कीमेटिक डायग्राम, इसका सारी व्याख्या करना है। अभी मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस वाला बता रहा हूँ, यही है आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? पहला हमारा पूछा जा रहा है शेडेड पोल मेथड, यानी शेडेड पोल मेथड होता है स्टार्टिंग के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। दूसरा स्प्लिट फेज होता है, क्या होता है? स्प्लिट फेज होता है। और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द्वारा होता है। और यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मेथड होता है, परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, और हमारा कैपेसिटर रन मेथड होता है इसको स्टार्टिंग करने के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो 5th पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। पहला यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर कंस्ट्रक्शन में आप लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाया जाएगा। यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा क्या इसे फेज बोलेंगे, इसे न्यूट्रल बोलेंगे। 2 सप्लाई होगी, फेज और न्यूट्रल होती ही है सिंगल फेज में, तो ये तो आप लोग जानते होंगे। और यहाँ से जब हम इसके कंस्ट्रक्शन को बनाते हैं तो हमारा रोटर हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? इसको हम रोटर बोलते हैं। ये हमारा शाफ्ट हो जाता है, आप लोग दिखा सकते हैं। मैंने पहले ही इसके कंस्ट्रक्शन में, सिंगल फेज के कंस्ट्रक्शन में इतनी चीज़ों को आप लोगों को रखना है। बस ज्वाइंट क्या करना है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो रेजिस्टेंस जोड़ दीजिएगा। और स्प्लिट कह रहा हूँ,
इसमें रेजिस्टेंस बोला जाएगा, रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा, और जो भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, ठीक है। और इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या क्या होता है कि जब हमारा मोटर पूरी तरीके से रनिंग कंडीशन में हो जाती है तो क्या कर देता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या करती है, डिस्कनेक्ट करवा देती है, तो केवल यह मेन वाइंडिंग पर वर्क करती है, ठीक। तब यह क्या करती है, मेन वाइंडिंग पर ही वर्क करती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, और यहाँ पे हमने दो प्रकार की बाइंडिंग रखते हैं, एक मेन बाइंडिंग होती है, एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है। दोनों एक दूसरे के कितने एंगल पे हैं देख सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे है भाई। कितने एंगल पे है, 90 डिग्री, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख रहे हैं, इतने को हम 90 डिग्री ही बोल रहे हैं। यानी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पे होती है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग कंस्ट्रक्शन में ध्यान में रखनी है भाई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं और इसके समझते हैं हम कंस्ट्रक्शन को। इस प्रकार के इंडक्शन मोटर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, एक होती है हमारी मेन वाइंडिंग, ठीक। वही चीज मैंने लिखा है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तथा ये दोनों वाइंडिंग आपस में 90 डिग्री फेज एंगल पर स्थित होती हैं। कितने एंगल पर, मैंने बताया भाई 90 डिग्री के फेज एंगल पर स्थापित होती हैं। ये 90 डिग्री पे दोनों है कि नहीं है, आप लोग कहेंगे है भाई। चलिए आगे चलते हैं, और जो चीजें मैंने कहा है वही चीजें आप लोगों को लिखना भी है, ठीक। ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है, जिसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों चीजें सीरीज में ही तो हैं। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो भी सीरीज में, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी स्विच में और सीरीज में, ठीक। तीनों क्या है, सीरीज में ज्वाइंट किया गया है। वेरी वेरी सिंपल से एकदम वर्ड में लिखा गया भाई, आप एक छोटा सा बच्चा पढ़ेगा वो भी समझ जाएगा, ठीक। जोड़ दिया जाता है। इस मोटर में हाई रेजिस्टेंस तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग में सीरीज में जोड़ने के साथ साथ मेन वाइंडिंग के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में, अब देखेंगे इन तीनों के समांतर में ही तो है, मेन वाइंडिंग जो है इन तीनों के समांतर में ही तो है, वही चीज मैंने लिखा है इसके कंस्ट्रक्शन में, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके आगे, वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग वेरी सिंपल है इसकी। अब देखेंगे यहाँ पे वर्किंग को। वर्किंग क्या कहती है कि चूंकि दोनों वाइंडिंग 90 डिग्री विद्युत कोण यानी फेज एंगल यानी इलेक्ट्रिकल फेज एंगल पर स्थित होते हैं, यानी मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कितने 90 डिग्री के फेज एंगल पर स्थित है, तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक रजिस्टिव, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को देखेंगे, स्टार्टिंग मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है हाई रजिस्टिव है, क्या है, हाई रजिस्टिव, तथा मेन वाइंडिंग और अधिक इंडक्टिव होती है। जो मेन वाइंडिंग है वो कैसी होती है, इंडक्टिव होती है, ठीक भाई। इन दोनों वाइंडिंग में से स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाकर फेज डिफरेंस किया जाता है, यानी मेन वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है उसको बढ़ाकर फेज डिफरेंस किया जाता है, जिससे प्रारंभिक वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग में आईएस धारा, स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा को हम क्या कहेंगे, आईएस धारा हम बोलेंगे, तथा मेन वाइंडिंग में आईएम धारा, मेन की मतलब आईएम, स्टार्टिंग का मतलब आईएस, ठीक। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। धारा डेल्टा यानी सिग्मा बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइएम माइनस फाइएस, ठीक, फेज डिफरेंस पर होंगे, जिसके फलस्वरूप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तथा मोटर के रोटर पर स्टार्टिंग टार्क लगता है, जिससे मोटर या रोटर घूमने लगता है। अब रोटर घूम गया तो हो गया हमारा पूरा काम। चलिए इसके आगे चलते हैं भाई। इसके आगे क्या है, इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन, इसका फेजर डायग्राम है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई। फेजर डायग्राम को आप लोगों को ध्यान रखना है, किस प्रकार से हमारा बनता है। फेज एंगल इसको देख लेंगे, ये हमारा होता है, आप लोगों ने बीडब्ल्यू में सारी चीज़ों को पढ़ रखा है। वोल्टेज होता है, ये करंट होता है। जो वोल्टेज होता है क्या होता है, कितना पीछे होता है, 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने उसमें फेज एंगल में भी देखा होगा। अब देखेंगे यहाँ पे हमारा आई का मतलब है स्टार्टिंग करंट, और एवीएम का मतलब है, आई मतलब मेन वाइंडिंग का जो करंट है, और ये है स्टार्टिंग करंट, ठीक है। तो ये दूसरे को कितने पे एंगल पर होते हैं, इनका हम जो अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, यहाँ पे फाइएस लेंगे और यहाँ से हम फाइएम निकालेंगे, और जैसा कि हमने रिजल्टेंट को निकालने के लिए बताया था, इसके पैरेलल में इतना खींच लेंगे और इसमें जितना होगा सेम टू सेम उतना खींच लेंगे, और जहाँ पे हमारी होगी वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, वही रिजल्टेंट हो जाता है। रिजल्टेंट करंट हमारी आई आ गई। अब इसका हम देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इसका कुछ इस प्रकार से इसका इक्वेशन बनता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा टार्क हो जाएगा, यहाँ पे हमारी स्पीड हो जाएगी। अब यहाँ से हम एक यहाँ पे देखे हैं तो क्या लिखा है, स्विच रिस्पांस लिखा है, ठीक है। स्विच रिस्पांस यानी जब हम यहाँ पे नो लोड कंडीशन में होंगे, यानी n इक्वल टू 0 होगा तब।
यहाँ पे हमारा देखेंगे, यहाँ पे हम ले चलते हैं कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं जब इसका फेजर डायग्राम देखते हैं या टार्क पे इस पर इसका टार्क जो इक्वेशन बनाते हैं या टार्क जो हम डायग्राम बनाते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। जब यहाँ से हम लेते हैं, यहाँ पे 0 पे लेते हैं या कुछ पॉइंट से लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा आता है, ठीक। यानी NH पे हमारे दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये हमारी हो जाती है जो हमारी इस तरीके से आ रही है, ये मेन वाइंडिंग हो जाएगी और ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो जाएगी, ठीक। मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग यहाँ पे दोनों पे क्या होंगी, यहाँ पे हम दोनों को दिखाया है पिक पॉइंट पे, ठीक। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके एप्लीकेशंस पे चलते हैं। इसका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। इन मोटरों का उपयोग सिंगल फेज सप्लाई पर 800 से 300 या 3000 है भाई, 3000 RPM की गति के लिए छोटे कार्यों के लिए, जैसे छोटे कार्य कैसे होते हैं, पंखा हो गया, पंप हो गया, ब्लोअर, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर आदि में इसका यूज किया जाता है। किस प्रकार की मोटर का, रेजिस्टेंस वाली का, ठीक है। कौन सी, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर का यूज हम इसमें कर लेते हैं, पंखा में करते हैं, पंप में, ब्लोअर में, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर आदि में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की, ठीक है। तो इसके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा देख लेंगे। अब कैपेसिटर की बात की जा रही है तो यहाँ पे हम कैपेसिटर को जोड़ दिए, जैसे हमने रेजिस्टेंस की बात की थी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़े थे, अब यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है, पहले हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को यूज कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और उसके बाद हम कैपेसिटर को, उसके बाद हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसी को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं। और ये एक दूसरे के कितने एंगल पे है, फेज वाइंडिंग, यहाँ पे मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग कितने पे होते हैं, 90 डिग्री के फेज एंगल पे होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। यहाँ पे हम वोल्टेज सप्लाई को देते हैं फेज और न्यूट्रल के माध्यम से, और ये हमारा होता है शाफ्ट, ये हमारा हो जाता है रोटर, ये बीच वाला क्या होता है, रोटर होता है, ठीक। और इसमें हम किस प्रकार के रोटर का यूज करते हैं, तो स्क्विरल केज टाइप का रोटर को यूज कर लेते हैं। इस बात को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को पूरी बता दी कि इस प्रकार की संरचना में या इस प्रकार की मोटर में हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, एक कैपेसिटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग तथा मेन वाइंडिंग को यूज करते हैं। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर होता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, तीनों क्या होती है, सीरीज में होती है, और इन तीनों के पैरेलल में क्या होता है, मेन वाइंडिंग होती है, ठीक। इतनी बातों को आप लोग ध्यान रखना है। और मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक दूसरे के 90 डिग्री पे फेज एंगल पर स्थापित होते हैं, ठीक। इतनी चीजों को आप लोगों को लिखना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे इन मोटरों में भी 2 वाइंडिंग, एक मेन वाइंडिंग तथा दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के विद्युतीय यानी फेज एंगल पर स्थापित होते हैं, ये तो मैंने बताया। तथा इस मोटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर तथा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ते हैं, इसलिए इसे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक है भाई। कैपेसिटर जो होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़कर मेन वाइंडिंग के साथ पैरेलल में जोड़ दिया जाता है। एक चीज मैंने आप लोगों को बताया भाई। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग को कुछ इस प्रकार से समझेंगे भाई, ठीक। वर्किंग को कुछ इस प्रकार से समझेंगे कि जब सिंगल फेज सप्लाई से इस मोटर को जोड़ दिया जाता है, यानी सिंगल फेज सप्लाई जब इसको अप्लाई करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगे कैपेसिटर के कारण फेज स्प्लिट यानी ये जो कला विभाजन होता है। जो मुख्य वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग की धारा IM तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग की धारा IS में, यहाँ पे देखेंगे अब सिग्मा इक्वल टू देखेंगे φm प्लस φs हो जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा था, φm माइनस φs हो रहा था, फेज डिफरेंस उत्पन्न कर देता है, जिससे रोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और मोटर घूमने लगती है, ठीक। और जब मोटर 70% स्पीड पर पहुंच जाती है तब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, प्रचालित होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को सप्लाई से अलग कर देता है। यानी जब हमारी मोटर इसमें क्या होता है, जब 70% की स्पीड को हम प्राप्त कर लेते हैं तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वह क्या कर देता है, वह परिपथ को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों क्या हो जाते हैं, सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक। तथा मोटर में वाइंडिंग पर चलना चालू हो जाता है, यानी मोटर हमारी केवल एक वाइंडिंग पर ही कार्य करेगी। इसमें कहने की बात आप लोगों ने कुछ ये समझा होगा कि जब हमारी मोटर केवल इन लोगों का यूज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इन लोगों का काम क्या है कि इस मोटर को हमारा सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसका काम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे वर्किंग जो होगी ये तो मेन वाइंडिंग पर ही होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो हमारा है काम, इनका काम और इनका काम, इस मोटर को हमें स्पीड पर एक लाने के लिए यूज किया जाता है कि ये इतने स्पीड पर प्राप्त कर लेगी, हमारी मोटर क्या होगी, मेन वाइंडिंग पर काम करना चालू कर देगी, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं भाई, इसका हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम फेजर डायग्राम पर समझ लेंगे। पहले फेजर डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे हमारा वोल्टेज होता है, यहाँ पे हमारा करंट, हम दोनों करंट को ले लेते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक।
ए आई एम हो गया, ए आई एस हो गया। कुछ इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। और इन दोनों का हम जब फेज डिफरेंस यहाँ से हमारा ये एंगल, यहाँ से वोल्टेज और करंट के बीच का देखेंगे तो ये एंगल होगा फाई एस और यहाँ से हमारा एंगल हो जाएगा फाई एम हो जाएगा। इनका दोनों का खींचते हैं तो अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो इनका आई आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका फेजर डायग्राम इसका देखेंगे तो सबका देख रहे हैं कुछ सेम ही दिख रहा है। बस यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे स्विच ओपन हो रहा है इस कंडीशन में, यानी हमारी जब 70% की स्पीड को प्राप्त कर ले रहा है तो यहाँ पे हम स्विच को क्या कर दे रहे हैं, स्विच को ओपन कर दे रहे हैं। ठीक, यानी हमारा स्विच खोल गया तो हमारी मेन वाइंडिंग पर वर्क करना चालू कर दिया, यानी देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड जो है एनएस जो है मेन वाइंडिंग पर ही चल रही है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपका इसका दिखाया जाता है। उपयोग की बात की जाएगी तो इस प्रकार की मोटर का उपयोग सिंगल फेज सप्लाई पर स्थिर गति यानी कांस्टेंट स्पीड तथा उच्च टार्क के छोटे लघु कार्यों में करते हैं, जैसे ग्राइंडनर, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा आता है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। परमानेंट की बात की गई है तो यहाँ पे कुछ तो होना है। तो परमानेंट जब बात की जाएगी तो वहां पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रख लेंगे आप लोग। ठीक, जब भी परमानेंट की बात की जाएगी तो वहां पे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं, संरचना में चलते हैं। संरचना क्या कहती है कि सिंगल, यहाँ पे संरचना कुछ नहीं है भाई, इसमें फेज और न्यूट्रल की बात की जाए यानी सिंगल फेज की सप्लाई देंगे, इसमें मेन वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, कैपेसिटर। तो देखेंगे इस प्रकार की मोटर में हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर ही हमारा सारा काम करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को। इसमें भी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की तरह मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री यानी विद्युतीय कोण एक दूसरे के कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और क्या कह रहा है, 90 डिग्री के फेज एंगल पर होती है। इसमें परमानेंट कैपेसिटर यानी जो कैपेसिटर यूज किया गया है परमानेंट टाइप का है, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों सीरीज में होती है, यानी जो हमारा कैपेसिटर और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है दोनों किसमें है, सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तथा मेन वाइंडिंग जो होती है इन दोनों के पैरेलल में होती है। अब देखेंगे, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है अतः मोटर मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ चलती है। किस पे चलती है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ ही यह मोटर चलेगी। ठीक, अब चलिए इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जब मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, यानी मोटर को जब हम सिंगल से फेज सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब कैपेसिटर में फेज डिफरेंस स्थापित करता है। यानी जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, कैपेसिटर मोटर में फेज डिफरेंस स्थापित होता है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और मोटर घूमने लगती है। इस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता है या नहीं होता है, जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर सदैव परिपथ में बना रहता है। इसमें कोई भी डिस्कनेक्शन की बात नहीं की जाएगी, जिससे मोटर का टार्क सतत होता है, यानी इसका टार्क जो होगा सतत होगा, यानी सेम होगा सभी जगह पे। ठीक, अब उपयोग की बात की जाएगी तो उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग सीलिंग फैन में किया जा रहा है, एग्जॉस्ट में किया जा रहा है, ब्लोअर आदि में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। इसकी वर्किंग तो सबसे सिंपल थी। ठीक, आप लोगों ने देखा परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर को। अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आ रहा हो भाई तो लाइक कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कर देंगे। और अब आता है हमारा सबसे मेन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, इसको आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा। ठीक है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें होता कुछ नहीं है, यहाँ पे भी फेज होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। ठीक, यहाँ पे हम कौन सी सप्लाई देते हैं, सिंगल फेज सप्लाई पे ही वर्क करवाते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा भाई, लिख लिया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फेज एक न्यूट्रल होता है, यहाँ पे भी मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। अब देखेंगे यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक रनिंग कैपेसिटर रन का यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट, यानी दो कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर रन का यूज कर रहे हैं, कैपेसिटर स्टार्ट का यूज कर रहे हैं, CR/CS। अब देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आप लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। ठीक, हमें करना क्या होता है कि CR जो कैपेसिटर रन है उसमें क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज करेंगे। ठीक है भाई, बाकी सारी चीजें वही हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने परमानेंट कैपेसिटर को देखा है, परमानेंट कैपेसिटर में आप लोगों ने देखा है यहाँ पे हम परमानेंट कैपेसिटर का यूज कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर क्या काम करेगा अभी आप लोगों को सारी चीजें पता हो जाएगी, तो इसमें ध्यान में रखेंगे। अभी इसके कंस्ट्रक्शन को कैसे लिखना है इसको थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए इस प्रकार की मोटर में भी दो वाइंडिंग होती है। कौन सी, एक होती है मेन वाइंडिंग, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है। दोनों कितने पे होते हैं, 90 डिग्री के फेज एंगल पर होते हैं। इसमें
दो कैपेसिटर लगा होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा CSCR। ठीक, पहला स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में लगा होता है तथा दूसरा कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर होता है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है तथा यह स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ पैरेलल में ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ सदैव जुड़ा रहता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर के सामान्य गति पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा लगा या अलग हो जाता है। यानी कहने की बात यह है, जब हमारी ये रनिंग कंडीशन में हो जाती है तो यह सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है यह क्या कर देता है, जो हमारी रनिंग कैपेसिटर है इसको क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और इसका तो थोड़ा फेजर डायग्राम बना लेंगे, जैसा पिछला आप लोगों ने बनाया था सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। इसकी वर्किंग वेरी वेरी सिंपल है। अब आप लोग इसको थोड़ा समझ लेंगे तो आप लोगों को सिंपल लगने लगेगी। ठीक, जब मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, ये सभी में आप लोग लिखेंगे, जितने भी मोटरें होंगी सभी में लिखेंगे सिंगल फेज में। जब मोटर को सिंगल फेज एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तब क्या होगा, तब स्टार्टिंग कैपेसिटर मेन वाइंडिंग में धारा IN तथा IS के बीच जो है कलांतर यानी फेज जो है उत्पन्न करता है। यानी IS और IM के बीच क्या करता है, फेज उत्पन्न करता है, फेज डिफरेंस उत्पन्न करता है, जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मोटर घूमने लगती है। मोटर में दो कैपेसिटर उच्च कैपेसिटी होने से उच्च स्टार्टिंग टार्क प्राप्त होता है। यानी कैपेसिटर का काम आप लोग देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, उच्च स्टार्टिंग टार्क को प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, हाई स्टार्टिंग टार्क को प्रोवाइड करा रहा है। ठीक, और जब मोटरों की गति यानी मोटर की गति जो है 72% तक पहुंच जाती है तो स्विच एस जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर CS को सप्लाई से अलग कर देता है, किंतु CR सप्लाई इसके साथ बना रहता है। इससे मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई रनिंग टार्क, हाई ओवरलोड कैपेसिटी, हाई इफिशियंसी आदि अच्छे गुणों से संपन्न होती है। अतः मोटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस उत्कृष्ट है। ठीक, उपयोग की बात कर लेंगे थोड़ा। उपयोग बहुत ही सिंपल है। इसका उपयोग वेरिएबल लोड पर स्थिर गति तथा हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए होता है, जैसे पंखे के लिए, कूलर के लिए, AC कंप्रेसर आदि मशीनों के लिए। ठीक, तो इसका प्रयोग कुछ इतना था। अब आगे चलते हैं भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आ गया है, आ सकता है भाई आप लोगों के एग्जाम में। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर को आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा, इसको आप लोग समझ लेंगे। और मैं आप लोगों को सब प्रैक्टिस सेट जब दूंगा तो मैं उसमें आप लोगों को लिख के नहीं करवाऊंगा। ठीक, जो मुझे लगेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो नहीं लगता कि ये आप लोगों को फालतू की चीज़ें हैं उसको मैं नहीं कराऊंगा। साइडेड पोल में इंडक्शन मोटर में बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो चीज जो इसके पोल होते हैं, पोल जो होते हैं उसको थोड़ा साइडेड बना देते हैं। तो साइडेड की बात कुछ की इस प्रकार से की जाती है साइडेड, और इस साइडेड भाग में हम क्या लगा देते हैं, साइडेड भाग में साइडेड क्वाइल लगा देते हैं। ठीक, सिंगल फेज की सप्लाई दे रहे हैं और इसका जो केज रोटर है आप लोग देख रहे हैं, और दोनों जो हमारे पोल हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं, ये दोनों क्या होते हैं, साइडेड भाग होते हैं। ठीक, साइडेड कर दिए जाते हैं और इन्हें साइडेड में क्या कर देते हैं, साइडेड कॉइल का यूज कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। चलिए इस कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। आप लोगों ने आशा करता हूं कि इसके स्टेटर, अब देखेंगे ये वाला स्टेटर भाग होता है, स्टेटर मैंने इसमें बना दिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसका रहा कंस्ट्रक्शन पूरा, ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन रहा यहां से। ठीक, यह देखेंगे, यह मोटर एक सेल्फ स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यह मोटर एक सेल्फ स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो साइडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है यह कैसा होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। ठीक, सेल्फ स्टार्ट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें एक साइडेड पोल युक्त स्टेटर तथा स्क्विरल केज टाइप का रोटर होता है, ये सभी मोटरों में लगा होता है। ठीक, साइडेड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल इसमें रोटर की बात कर रहा हूँ। स्क्विरल केज की रोटर का यूज करते हैं सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर में। ठीक, इसमें पोल क्रोड पर एक किनारे एक खांचा कटा होता है। पोल क्रोड पर यहाँ पे एक किनारे देख रहे हैं, खांचा कटा हुआ है भाई, खांचा कटा होता है जो कोर को दो भागों में विभक्त करता है। देख रहे हैं, एक भाग एक हो गया, एक भाग एक हो गया। ठीक, A B, ठीक इस प्रकार से विभक्त रहता है। अब आगे क्या है, पोल कोर के छोटे हिस्से, जो छोटा हिस्सा है, छोटे हिस्से में एक तांबे की छोटी तार की मोटे कापर रिंग की वलय लगी होती है। यानी एक छोटी जो रिंग देख रहे हैं, ये वलय टाइप का होता है, कैसा गोला टाइप का रिंग टाइप का होता है, इसमें लगाया जाता है। ठीक,
तथा तथा शेष दूसरा भाग आच्छादित भाग होता है, यानी खाली भाग होता है। ठीक है, मोटर के स्टेटर पर वाइंडिंग की जाती है जिसे एक्साइटेशन यानी एक्साइटेशन वाइंडिंग कहते हैं। इसके दूसरे भाग पे क्या की जाती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वाइंडिंग किए हैं, इसे हम एक्साइटेशन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान रखेंगे। पहला हमारा यही लिख लेंगे, हमने बताया कि जब मोटर में फील्ड वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है, किसमें देंगे, फील्ड वाइंडिंग में हम सिंगल फेज की सप्लाई को जोड़ा जाता है। ठीक, तब क्या होगा, तब कोर में एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। किसमें, कोर में एसी फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स पोल के दोनों भागों में उत्पन्न होती है, यानी जो दो पोल हैं उन दोनों पोल में उत्पन्न होती है। शेडेड भाग पर या साइडेड भाग में ईएमएफ प्रेरित होने से इसी प्रत्यावर्ती फ्लक्स का कुछ भाग शेडेड कॉइल के संपर्क में आता है, जो साइडेड कॉइल है उसके संपर्क में आता है, जिससे साइडेड कॉइल स्टार्ट या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। जो हमारा साइडेड कॉइल है वो किस भांति कार्य करेगा, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर की भांति कार्य करता है। और इस भाग में भी प्रेरित वोल्टता के कारण धारा प्रवाहित होती है और जो फ्लक्स है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। और उसमें क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा जो मुख्य फ्लक्स के विपरीत होता है। किसके, मुख्य फ्लक्स के विपरीत होता है। इस प्रकार साइडेड भाग द्वारा उत्पादित फ्लक्स आच्छादित भाग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स से लैगिंग करता है। कैसा होता है, जो आच्छादित भाग है वो कैसा करता है, फ्लक्स जो होता है इसमें लैगिंग नेचर का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस समय जो मुख्य फ्लक्स होगा यानी मेन फ्लक्स होगा साइडेड रिंग द्वारा उत्पादित फ्लक्स से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज एंगल पर होता है। कितने, 90 डिग्री के फेज एंगल पर होता है, जैसा कि आप लोगों ने उसमें फिगर में देखा होगा। अतः रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है और रोटर घूमने लगता है। अगर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, रोटर घूमने लगेगा। ठीक, यहाँ उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड की घूमने की दिशा जो होगी आच्छादित भाग से आच्छादित भाग की ओर होगी, साइडेड भाग से अनसाइडेड पार्ट की तरफ होगी। साइडेड पोल इंडक्शन मोटर जो होगा, साइडेड पोल मोटर जो होगी में रोटर विपरीत घूमने की कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी हमारी इसमें जो रोटर होगा वो विपरीत नहीं घूमेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और यह मोटर कैसी होती है, यह मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब चलते हैं इसके उपयोग पे। तो इसका उपयोग आप लोगों को ध्यान रखना है। इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत कम होता है। स्टार्टिंग टार्क कैसा होता है, बहुत कम होता है। साथ ही इसका इफिशियंसी कम होती है। बात की जाएगी तो इसकी स्टार्टिंग टार्क कम है भाई, और इफिशियंसी भी क्या है, कम है। तो इसका जो यूज होगा बहुत ही कम इफिशियंसी वाले इक्विपमेंट में यूज होता होगा। तथा इसका उपयोग नो लोड पर करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, नो लोड की कंडीशन पे, जहाँ हमें काम करना होगा वहाँ पे हम साइडेड पोल इंडक्शन मोटर का यूज कर लेंगे। जैसे इसमें देखेंगे छोटे पंखों में यूज कर लेते हैं, विद्युत घड़ियां यानी इलेक्ट्रिक जो वॉच होती हैं उसमें यूज करते हैं, मापन उपयंत्र में कर लेते हैं, खिलौने उद्योगों आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतना सिंपल है कि साइडेड पोल का जो काम है उसका जो इफिशियंसी की बात की जाएगी वो भी कम है और स्टार्टिंग टार्क भी कम है। तो इसका आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका जो काम है बहुत ही छोटे वर्ग के लिए किया जा रहा होगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं भाई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहाँ से क्या कहा हमने, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है जो दो प्रकार की होती है। यहाँ पे देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलने वाली होती है, यानी ये जो मोटरें होंगी सिंक्रोनस स्पीड पर चलेंगी भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर, और दूसरा होता है सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर। तो दोनों मोटरों को आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आप लोगों को पेपर दिखाना चाहूंगा कि इसमें एक पेपर में आप लोगों के आ चुका है, किस प्रकार से पूछा जाता है, इसको भी मैं साथ ही साथ ले चल रहा हूँ। ठीक, कहा जा रहा है कि सिंगल फेज सिंक्रोनस हिस्टैरिसीस मोटर की व्याख्या कीजिए। तो दो भागों को करना है इसमें, देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है दो भागों कर लीजिए। तो पहला भाग तो आपका हो गया भाई। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि सिंगल फेज सिंक्रोनस हिस्टैरिसीस मोटर की व्याख्या कीजिए, यानी इस मोटर की व्याख्या करने के लिए पूछा गया था। तो सभी स्टूडेंट ने किया है भाई, इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। चलिए पहला पॉइंट हम ध्यान में रखेंगे, सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। इसको थोड़ा थ्योरी को ध्यान रखेंगे। यह एक विशेष प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होती है, यानी यह स्पेशल टाइप की होती है, जिसके
लिए डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए किसी प्रकार डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी संरचना लगभग स्प्लिट फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो जो हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बताया आप लोगों को उसी के समान होगी। ठीक, अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को किस प्रकार से देखेंगे। यहाँ पे जो पूरा जो पेंट किया हुआ भाग है, जो गोला पूरा पेंट किया है, इसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस प्रकार से दिखाते हैं, और जो खुला हुआ भाग है इसको हम मेन वाइंडिंग को दिखाते हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो होता है ये शाफ्ट होता है, देख रहे हैं ये शाफ्ट इसलिए बनाया गया है, और इसमें अंदर थोड़ा एयर गैप भी है, थोड़ा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसका जो रोटर होता है, रोटर क्या होता है, क्रोम स्टील का होता है। किसका, क्रोम स्टील का होता है, रोटर और क्रोम स्टील। ठीक, इस बात को ध्यान में रखेंगे। स्टेटर भी है इसमें, रोटर भी है, शाफ्ट भी है, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे। इसकी संरचना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होता है। इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर तथा साइडेड पोल टाइप स्टेटर के रूप में निर्मित किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन यानी संरचना है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के समान ही होती है, लेकिन इसको परमानेंट कैपेसिटर टाइप स्टेटर तथा साइडेड पोल टाइप स्टेटर के रूप में निर्मित किया जाता है। आगे चलते हैं। इसका रोटर चिकने बेलनाकार संरचना का होता है। तो इसका जो रोटर है आप लोग देख रहे हैं, चिकना होता है, बहुत ही चिकना होता है, और बेलनाकार संरचना का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तथा कठोर चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होता है। कैसा, कठोर चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होता है इसका रोटर। ठीक, यह मोटर स्थिर गति से सिंक्रोनस स्पीड तक एक समान टार्क तक तथा ध्वनि रहित सिंक्रोनस स्पीड उत्पन्न करती है। इसमें यानी इस मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यह हमारा किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक, यानी साउंड यानी ध्वनि प्रदूषण से यह मुक्त रहता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा जो सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर है यह क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह किस स्पीड पे चलता है, यह समान टार्क पर कार्य करता है, सिंक्रोनस स्पीड तक एक समान टार्क तक कार्य करता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई कि इसके रोटर के आंतरिक भाग में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की परत एल्यूमिनियम, इस बात को ध्यान रखेंगे कि इसके रोटर के आंतरिक भाग में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब एल्यूमिनियम, तथा बाह्य भाग में मैग्नेटिक मटेरियल हाई क्रोम की रिंग होती है, जिसमें हिस्टैरिसीस लूप अधिक होता है। हिस्टैरिसीस लूप के बारे में आप लोगों ने BW में पढ़ा होगा। लूप क्या होता है, अधिक होता है। रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है तथा वाइंडिंग भी नहीं होती है, इसमें शोर नहीं होता है। यानी इस प्रकार की वाइंडिंग में, इस प्रकार की मोटर में आप लोग देख रहे होंगे कि किसी प्रकार का स्लॉट नहीं है और किसी भी प्रकार की वाइंडिंग नहीं है। ठीक, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे तो आप लोगों से पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी मोटर है जो कि किसी भी प्रकार का, सिंगल फेज की कौन सी मोटर है कि जो कि स्पीड में शोर नहीं करती है। ठीक है, नॉइसलेस होती है, तो आप लोग बता देंगे कि हमारी हिस्टैरिसीस मोटर होती है। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग क्या करता है, वर्किंग क्या कहता है कि जब मोटर के स्टेटर में एसी सप्लाई दी जाती है, जब मोटर के स्टेटर में सिंगल फेज की एसी सप्लाई दी जाती है तो इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है तथा रोटर में हिस्टैरिसीस लॉस के कारण चुंबकीय ध्रुवों का विकास होता है। मैग्नेटिक पोल्स का क्या होता है, विकास होता है, और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होकर लॉक हो जाती है और स्टेटर फ्लक्स तथा रोटर फ्लक्स के बीच एक टॉर्क एंगल मिलता है, या टॉर्क एंगल जनरेट होता है, जिससे मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगता है। इतनी वर्किंग आप लोगों को लिखनी है। अब हिस्टैरिसीस मोटर की विशेषताएं थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। क्या है कि इसका रोटर जो स्लॉट होता है, यानी दांत होते हैं जो स्लॉट होते हैं, वो रहित होता है, यानी स्लॉट रहित होता है, वाइंडिंग रहित होता है, स्मॉल साइज, सादा, चिकना, मजबूत तथा बेलनाकार होता है। पहला पॉइंट विशेषता में यह है। ठीक, दूसरी पॉइंट क्या कहता है, इसमें कंपन नहीं होता, जिससे इसके प्रचालन में कोई आवाज नहीं होती है। इसमें कंपन नहीं होता है, जिसके प्रचालन में कोई आवाज नहीं होती है। यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, इसकी तीसरी विशेषता यह थी। अब चलते हैं इसके उपयोग में। तो उपयोग में आप लोग ध्यान रखेंगे, उपयोग में पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि आवाज रहित होने के कारण यह मोटर ध्वनि रहित उपकरणों में यूज किया जाता है। जैसे क्या कहेंगे, रिकॉर्डर प्लेयर में आप लोग देखेंगे किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। विद्युत घड़ियां जो होती हैं, इलेक्ट्रिक वॉच जो होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा
तो उसमें भी किसी भी प्रकार का आप लोगों ने शोर नहीं देखा होगा, ठीक है। उसमें सीधा आप लोग देखेंगे तो आप लोग किसी प्रकार का शोर नहीं होता। सूचक युक्तियों में भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक, जो कि आवाज यानी साउंड लेस होती हैं उनमें यूज किया जाता है हिस्टैरिसीस मोटर का। तो जहां पे ध्वनि की बात की जाएगी वहां पे आप लोग समझ लीजिएगा कि हिस्टैरिसीस मोटर नहीं है, ठीक। अब जहां पे ध्वनि है वहां पे हिस्टैरिसीस मोटर नहीं है, जहां पे ध्वनि नहीं है वहां पे हिस्टैरिसीस मोटर का यूज किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते होंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कहा कि सिंक्रोनस टाइप में दूसरा हमारा जो मोटर है वह होती है रिलक्टेंस मोटर, ठीक। रिलक्टेंस मोटर क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे, इसे हम प्रत्याश मोटर भी कहते हैं। रिलक्टेंस मोटर को प्रत्याश प्रारंभन मोटर भी कहते हैं, ठीक। यह एक सिंगल फेज मोटर का टाइप है जिसमें मोटर के प्रतिपोल एयर गैप में परिवर्तन कर प्रतिपोल मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस में परिवर्तन लाया जाता है। रिलक्टेंस का फार्मूला होता है 1/μ0 म्यू आर L/A, इसका फार्मूला होता है। और इसी μ0 म्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, L/A हो जाता है। और एस जो रिलक्टेंस होता है एस जिसे हम बोलते हैं, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/μ के होता है, ठीक है। जिसके अब यहाँ से देखेंगे, अब हमारी पूरी बात शुरू हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस मोटर का रोटर मूल रूप से स्क्विरल केज टाइप का होता है। इसका जो रोटर होता है स्क्विरल केज टाइप का होता है, जिसे कुछ रोटर के साथ स्लॉट को हटा दिया जाता है। इसके रोटर के साथ कुछ स्लॉट को हटा दिया जाता है। इस चित्र में दांतों को चार साइलेंट या सोलिएंट बोल सकते, सोलिएंट पोल संरचना के लिए हटा दिया जाता है या हटा दिया गया है, जो इन रिंग को इन बार के रूप में परिस्वचालित किया जाता है या स्वचालित किया जाता है, ठीक है। परिस्वचालित किया जाता है, ठीक, परिचालित या परिस्वचालित किया जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से बना है भाई। 4 पोल की है, ये होता है हमारा शाफ्ट, यहाँ पे हमारा होता है कंडक्टर बाहर लगे होते हैं, ठीक। और इनके बीच में थोड़ा एयर गैप भी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। कंस्ट्रक्शन वेरी सिंपल है, आप लोग इसको ऐसे ही बना लेंगे, ठीक। ये रोटर का सिंबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग बहुत ही सिंपल है भाई, ठीक। क्या है वर्किंग, जब रिलक्टेंस मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तब एसी करंट के बढ़ने से अधिक एयर गैप वाली फ्लक्स उत्पन्न अधिक होता है, ठीक। क्या कहा हमने, एयर गैप क्या होगा, अधिक एयर गैप वाले फ्लक्स उत्पन्न अधिक होता है, ठीक। जैसे जैसे यह मोटर सिंक्रोनस स्पीड के निकट पहुंचती है तो रोटर पर स्लिप क्रमशः कम हो जाता है, ठीक। जैसे जैसे क्या होती है, जैसे ही हमारे यह मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचती है तो हमारे जो इसके स्लिप होता है इसका मान घटता चला जाता है, ठीक। इससे एक ऐसी भी स्थिति आती है, या इसमें एक ऐसी भी स्थिति आती है जिस पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तथा रोटर स्पीड में रिलेटिव स्पीड में अंतर कम हो जाता है। यानी देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे रोटर स्पीड और रिलेटिव स्पीड क्या होता है में अंतर कम हो जाता है। और यह अंतर जब बहुत कम हो जाता है तो स्टेटर जो पोल है तथा रोटर पोल मैग्नेटिक लॉक हो जाते हैं तथा या तब जो हमारा रोटर स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ घूमने लगता है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। यानी मोटर हमारी क्या हुई, घूमने लगी। अब मोटर घूमने लगी तो हमारा पूरा काम हो गया। उपयोग में चलते हैं, उपयोग का बात करते हैं। तो इसका उपयोग छोटे पंखों, घड़ियों, मापन उपयंत्रों, रिकॉर्डिंग टाइम या इंडिकेटिंग टाइम उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। अब चलते हैं इसके आगे, हम इंपॉर्टेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आता है हमारा कम्यूटेटर टाइप सिंगल फेज एसी मोटर। तो कम्यूटेटर की बात की गई है तो यहाँ पे थोड़ा इसके थ्योरी को पढ़ लेंगे। यह मोटर डीसी सीरीज मोटर का एक विकसित रूप है। किसका, डीसी सीरीज मोटर का एक विकसित रूप है। अतः इसकी संरचना लगभग डीसी सीरीज मोटर के समान होती है, ठीक। डीसी सीरीज मोटर को आप लोगों ने देखा होगा तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इसी प्रकार से होती है। इसमें डीसी की जगह एसी का प्रयोग किया जाता है, यानी डीसी सप्लाई की जगह एसी सप्लाई का यूज करते हैं। इन मोटर का भी टार्क डीसी सीरीज मोटर की तरह भी उच्च होता है। यानी डीसी सीरीज मोटर का आप लोग जानते हैं टार्क जो होता है हाई होता है। तो इस प्रकार की मोटर का जो हमारा टार्क होगा वो हाई होगा। अतः इनका उपयोग लिफ्ट, क्रेन, ट्राम, ट्राली इत्यादि में किया जाता है। तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, लिफ्ट, क्रेन में किया जाता है, लिफ्ट में किया जाता है, क्रेन में, ट्राम में, ट्राली में आदि में किया जा रहा है, ठीक। अब चलते हैं एसी सीरीज मोटर। तो एसी सीरीज मोटर को बारे में आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि यदि डीसी मोटर को एसी सोर्स से जोड़ दिया जाता है या जोड़ दिया जाए तो उसे सामान्य रूप से कार्य करना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है।
इस स्थिति में मोटर का टार्क काफी कम हो जाता है, अतः डीसी एसी सोर्स पर संतोषजनक कार्य नहीं करती है। ठीक, इसे कुछ कारण निम्न है, यानी कुछ कारण निम्न है, इसके कुछ कारण निम्न है। तो निम्न कारण क्या है, पहला पॉइंट यहाँ से देखेंगे, हम पॉइंट्स वाइज कर दिए हैं इसको, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। एसी सप्लाई फील्ड में देने से ईडी करंट लॉसेज क्या होता है, बढ़ जाता है, और तथा मोटर गर्म हो जाती है। एक पॉइंट तो ये हो गया, क्या हुआ कि ईडी करंट लॉस बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी मोटर क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सल का मान अधिक होने से पावर फैक्टर का मान निम्न हो जाता है। दूसरा पॉइंट तो ये हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि मोटर के अंदर 2 ईएमएफ की स्थिति से मोटर अधिक चिंगारी देता है, यानी 2 ईएमएफ उत्पन्न होगा, इसकी स्थिति में क्या होगा, मोटर अधिक चिंगारी देने लगता है। अतः डीसी को एसी में प्रचालित करने के लिए निम्न सुधार की आवश्यकता होती है। पहला हमें सुधार क्या करेंगे, आर्मेचर में ईएमएफ का मान कम करने के लिए उसकी ध्रुवों की संख्या बढ़ा दिया जाता है, यानी पोल्स की संख्या को आप बढ़ा दीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए मोटर की प्रत्येक भाग को लेमिनेट कर दीजिए। ठीक है, लेमिनेट करना आवश्यक होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मोटर में उत्पादित फ्लक्स कम हो जाता है, यानी कम होता है, अर्थात एयर गैप का मान काफी कम करने की आवश्यकता होती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इंडक्शन मोटर की फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होते हैं, यानी इंडक्शन मोटर क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, अतः बड़ी मशीनों में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रखते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। भाई वर्किंग क्या कहती है, वर्किंग पे यहाँ पे देखेंगे, वर्किंग हमारा कहता है कि जब सीरीज मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या कहा हमने कि जब सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे आर्मेचर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और मोटर में टार्क उत्पन्न होता है, और यहाँ हर आधे साइकिल में धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। ठीक, या बदलती चली जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लिए होंगे। अब चलते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है, जिससे टार्क एक ही दिशा में प्राप्त होती है। और मोटर का आर्मेचर अपने अक्ष पर घूमने लगता है। इतनी वर्किंग आप लोगों को इसमें लिखनी है। अब चलते हैं इसका उपयोग, उसका उपयोग में चलते हैं। तो इसका उपयोग, इन मोटरों का उपयोग जो है डीसी सीरीज मोटर के स्थान पर किया जाता है, यानी डीसी सीरीज की मोटर के स्थान पर किया जाता है, जिससे हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर आदि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे चलते हैं। अब आता है हमारा यूनिवर्सल मोटर। क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है, इसको थोड़ा ध्यान में रख लेंगे। यूनिवर्सल मोटर कहा जा रहा है तो उसमें कुछ यानी यूनिवर्सल बातें तो होंगी ही। चलिए आइए देखेंगे। यह मोटर एसी तथा डीसी दोनों सोर्स पर लगभग समान चाव पर कार्य करती है। यानी अभी देखें एसी सीरीज मोटर को आप लोगों ने देखा तो क्या कर रहा है कि वह क्या कर रहा है, डीसी पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सल मोटर जो है, यूनिवर्सल मोटर यह एसी और डीसी दोनों सोर्स पर कार्य कर रही है। ठीक, अतः इसे यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। इस मोटर का उपयोग उच्च टार्क के लघु कार्यों में होता है, यानी हाई टार्क के लघु कार्यों में यानी छोटे कार्यों में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो इसमें 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। 2 पोल के बीच हम क्या करेंगे, एक हम रोटर का यूज कर लेंगे, और ये हमारा होगा कम्यूटेटर दोनों तरफ होगा, और एक कम्यूटेटर से जो कंडक्टर निकलेगा उसकी हम वाइंडिंग को एक तरफ हमारी स्टेटर वाइंडिंग हो जाएगी, एक हमारी इस प्रकार की वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहेंगे। यानी 2 प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर वाइंडिंग और एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिखाया गया है। और 2 फेज होंगे, एक फेज होगा न्यूट्रल, एक फेज होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक, जिससे प्लस माइनस आप लोग दिखाते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देख लेंगे। इसकी संरचना मूल रूप से डीसी सीरीज मोटर के लगभग समान ही होता है, यानी इसकी संरचना जो है डीसी सीरीज मोटर के समान ही होता है। इस मोटर के स्टेटर को लेमिनेट पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, यानी इसका जो स्टेटर होगा लेमिनेट पत्तियों द्वारा बनाया जाता है। चूंकि यह मोटर डीसी पर कार्य भी कर सकती है, इसलिए इसको किया जा रहा है। इसलिए मोटर के शाफ्ट पर भी कम्यूटेटर लगा होता है। इसके शाफ्ट में हम क्या लगा दिए हैं, कम्यूटेटर लगा दिए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कम्यूटेटर लगा होता है। यह मोटर सामान्यतः 2 पोल वाली होती हैं। कौन सी 2 पोल वाली होती हैं? कम्यूटेटर काल में उसके आर्मेचर चालकों पर प्रेरित ईएमएफ देखेंगे। यहाँ पे प्रेरित ईएमएफ कोई दिक्कत नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इस मोटर में भी योक, कोर, आर्मेचर वाइंडिंग तथा एंड प्लेट होती हैं। इसमें भी जैसे कि आप लोगों ने
डीसी सीरीज मोटर में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखा होगा, वैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल पर चलते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि जब इस मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कहाँ पे? स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक टार्क उत्पन्न होता है। क्या होगा? अगर एसी सप्लाई दी है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो वहां पे क्या होगा? टार्क उत्पन्न होगा और मोटर घूमने लगती है। टार्क उत्पन्न हुआ, टार्क जैसे ही हमारा टार्क उत्पन्न होगा, मोटर हमारी क्या होगी? घूमने लगती है, क्योंकि क्षेत्र धारा जो है यानी फील्ड करंट उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं आर्मेचर से उत्पन्न बल रेखाओं से प्रतिक्रिया करती हैं। प्रतिक्रिया एक दूसरे से प्रतिक्रिया करेंगी तो हमारा रोटर क्या होगा? मूव करने लगेगा। ठीक, लेकिन जब मोटर को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है तब आधे चक्र बाद धारा की दिशा बदल जाती है, साथ ही साथ फील्ड फ्लक्स तथा आर्मेचर फ्लक्स की दिशा बदल जाती है। यानी जैसे कि हम सप्लाई को बदल दिए तो उसमें देखेंगे एसी सप्लाई में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो वही बात की आधे चक्र बाद क्या हो जाता है? धारा की दिशा बदल जाती है, साथ ही साथ फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स की दिशा भी बदल जाती है। लेकिन उत्पन्न बल आघूर्ण की दिशा नहीं बदलती, यानी जो इसमें उत्पन्न बल आघूर्ण होगा, जो टार्क होगा, वो चेंज नहीं होता है, जिससे मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलती है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इतनी वर्किंग में आप लोगों को लिखना है। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में हमें लिखना है क्या कि यूनिवर्सल मोटर का उपयोग एसी तथा डीसी सप्लाई पर उच्च टार्क तथा छोटे कार्यों में किया जाता है। ये बात हमने पहले ही बताया। अब जैसे क्या हो जाएगा? मिक्सर हो जाएगा, हेयर ड्रायर हो जाएगा, ड्रिल मशीन, ब्लोअर आदि में इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में केवल इतनी चीज़ों को पढ़ना था। ठीक है, इतनी ही हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर यह लेक्चर पसंद आया भाई तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मशीन में 40 से 45 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पुट करूंगा कि आप लोग उसे तुरंत करोगे। ठीक है, तो बस आप लोगों को लैंग्वेज समझना है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसको समझ लीजिए, आप लोगों को सारा काम हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।